हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कृतिका के पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि जॉर्ज पंचम की नाक, ये पाठ का नाम क्यों रखा गया और इसके लिए सिर्फ नाक शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया। तो जैसे कि हम सबको पता है कि नाक के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाक का अर्थ लिया गया है वो है मान सम्मान के रूप में। मतलब जैसे हम बोलते हैं नाक कट गई, मतलब इज्जत, मान, मर्यादा, इसको लेकर भी हम नाक से संबंधित अनेक मुहावरों का प्रयोग करते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पर जो नाक शब्द है जॉर्ज पंचम की नाक, तो इसमें हमें यही बताया गया है कि किस तरह से भारत में जॉर्ज पंचम का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, या ये कहें कि हो ही गया था, और किस तरह से उनकी प्रतिमा को, मूर्ति को वो इंडिया गेट के पास से गायब कर दिया गया। मूर्ति से मतलब कि उनकी जो मूर्ति पर नाक लगी हुई थी वो वहां से एक तरह से गायब हो गई। हर तरह के पहरेदार वहां मौजूद थे, सब कुछ था, फिर भी वो नाक वहां से गायब हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि नाक जो है वो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। जैसे भारत आजाद हुआ तो जॉर्ज पंचम की जो मान सम्मान भारत में था वो भी उसके साथ ही नष्ट हो गया। इसका हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे पाठ का। तो सबसे पहले इंग्लैंड की गतिविधियों की भारत में चर्चा। जैसे कि हमें पता है इस पाठ में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति फिलिप्स के साथ जो है वो भारत दौरे पर आने वाली थी, और इसकी चर्चा जो है वो हम प्रत्येक दिन अखबारों में सुनते थे। वहां पर इंग्लैंड में जो कुछ भी होता था वही अगले दिन भारत के समाचार पत्रों में छप जाता था, ठीक है। चाहे वो खाने पीने से संबंधित है, चाहे उनके नौकरों से संबंधित है, चाहे उनके अंगरक्षकों से संबंधित है, या फिर वहां के मतलब कुत्ते, बावर्ची, हर तरह की जो गतिविधियां इंग्लैंड में हो रही थी उनका शंख जो है वो हमें भारत में बजता हुआ सुनाई दे रहा था। एक तो ये बात है जो लेखक हमें बताना चाहते हैं। दूसरा फिर वो कहते हैं दर्जी की परेशानी, मतलब कि जब रानी भारत के दौरे पर आएगी तो वो किस तरह की ड्रेस पहनेगी। उसे भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाना है, तो वो कौन सी ड्रेस कौन से देश में किस समय पहनेगी, ये किसकी परेशानी थी, दर्जी की। और ऊपर से इतना महंगा सूट सिलने की भी जिम्मेदारी जो थी वो दर्जी पर थी। उसे डर था कि अगर उसने सूट में जरा से भी कोई कमी की तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम मानते हैं कि दर्जी की जो परेशानी थी वो तर्कसंगत थी, क्योंकि वो किसी सामान्य महिला की नहीं बल्कि इंग्लैंड की महारानी की जो पोशाक है वो तैयार कर रहा था, और इसीलिए दर्जी की परेशानी स्वाभाविक है, ठीक है। इसके बाद आता है नेताओं की गुलाम मानसिकता। भारत के जो नेता हैं उन्हें आजादी मिले हुए, मतलब हम सबको आजादी मिले हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आज भी जो हमारे नेता हैं वो अंग्रेजों की गुलामी करते हुए नहीं शर्माते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें यही पता चलता है कि किस तरह से जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने की खबर के लिए नेताओं ने हर तरह के प्रयास किए, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी तरह का कार्य क्यों ना करना पड़ा। और इसीलिए इससे हमें पता चलता है कि आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे नेताओं की जो मानसिकता है वो गुलामी वाली ही है। इसके बाद दिल्ली का कायापलट, कि इसमें लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि जब इंग्लैंड की महारानी जो है वो भारत आएगी और सबसे पहले वो दिल्ली राजधानी जो है उसको देखेगी तो लोग किस तरह की वो बातें करेगी। तो दिल्ली का कायापलट होने लगा, मतलब कि उस पर जमी हुई धूल जो है वो साफ होने लगी, जो इमारतें थी उन पर रंग रोगन सफाई वगैरह करवाई जाने लगी। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली की जो सड़कें हैं नई नवेली दुल्हन की तरह चमकने लगी, उनकी हर तरह से सफाई का ध्यान रखा जाने लगा। और इसके बाद जो मुख्य परेशानी आती है, सबसे बड़ी परेशानी, वो क्या थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक का न होना। तो इसमें लेखक कहते हैं कि
अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि हमारे नेताओं की जो है उनकी भी नाक कट जाएगी, मतलब जो उनका मान मर्यादा है या इज्जत है वो भी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि जब रानी भारत के दौरे पर आएगी और अपने पूर्वज जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं देखेगी तो वो नाराज हो जाएगी और इससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है, और इसीलिए वो नाक के मसले को लेकर काफी चिंतित दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे जो है वो कहते हैं कि मूर्तिकार, मतलब वो कहते हैं कि किसी भी तरह से इस नाक के मसले को हल करना पड़ेगा और इसके लिए जो है वो एक मूर्तिकार को बुलाते हैं। मूर्तिकार वैसे तो कलाकार था लेकिन पैसे से लाचार था। कहने का मतलब क्या है कि मूर्तिकार जो है उसमें टैलेंट तो था लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो उनके आगे झुकने को भी तैयार हो गया। वो कहता है कि मैं हर पर्वत पर, पहाड़ पर जाऊंगा, वहां पर खोजूंगा, कहीं न कहीं इस मूर्ति की नाक जो है वो का नाप मतलब जरूर मिल जाएगा। और इसीलिए वो हर पर्वत पर जाता है, पहाड़ पर जाता है, लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनाने में जो पत्थर लगा था वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है और इसलिए वो आकर कहता है कि ये पत्थर जो है वो भारत का नहीं है, ये विदेशी है। इसके बाद भी वो हार नहीं मानता और कहता है कि मुझे कुछ समय और दिया जाए तो मैं जितने भी अपने देश के महान व शहीद क्रांतिकारी हैं, महान लोग हैं, उनकी मूर्तियों से भी इसको मिलाकर देखूंगा। अगर उनमें से किसी की नाक जो है वो इस मूर्ति पर फिट बैठती है तो वो नाक जो है वो उस पर लगा दी जाएगी। तो इसमें जो है पहले तो सारे नेता जो हैं, बड़े बड़े हुक्काम जो देश को चलाने वाले हैं, वो एक बार तो घबराते हैं लेकिन फिर जो है वो अपने मान सम्मान के चक्कर में इस चीज की भी इजाजत जो है वो मूर्तिकार को दे देते हैं। और उसके बाद जो है वो जितने भी हमारे महान व्यक्ति हैं, चाहे वो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, लाला लाजपत राय है, सुभाष चंद्र बोस है, नेहरू जी है, महात्मा गांधी है, इन सब की, मदन मोहन मालवीय जी हैं, सब की मूर्तियों की जांच करते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसी नाक नहीं मिलती जो कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट हो सके। और अंत में वो बिहार के सेक्रेटेरिएट के वहां भी जाते हैं जहां पर उस समय शहीद हुए बच्चों की जो है वो मूर्तियां बनाई गई थी और उनसे भी वो नाक का माप मिलाता है लेकिन वो भी उसे उनसे बड़ी मिलती हैं। क्या इसके माध्यम से लेखक हमें यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि महान व्यक्ति या शहीद ही नहीं, हमारे जो बच्चे हैं उनका मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम से कहीं ज्यादा है। इसके बाद जो मूर्तिकार है वो अंतिम समाधान देता है कि क्यों न जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी जाए, और यही एक इसका समाधान है जो कि हमारे द्वारा किया जा सकता है। तो इसके लिए एक बार तो जितने भी नेता होते हैं उन सब की मतलब सोचने समझने की शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर उन्हें अपने मान सम्मान की याद आती है कि किस तरह से रानी के सामने जो है उनकी इज्जत जो है वो खत्म हो जाएगी अगर मूर्ति पर नाक नहीं मिली तो। और अंत में वो एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का मूर्तिकार को आदेश दे देते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि जिंदा व्यक्ति की नाक बेशक से लगाई जा रही है लेकिन ये बात जो है वो पत्रकारों व अखबार वालों तक किसी भी तरह से न पहुंचे, नहीं तो बात का बतंगड़ बनते हुए समय नहीं लगेगा। इसके बाद पत्रकारों व अखबारों की भूमिका के बारे में कि जो भी इंग्लैंड में हो रहा था उसकी हर रोज खबर जो है वो भारतीय अखबारों में कतरनों के रूप में छपती रहती थी। वहां महारानी क्या पहनेगी, ठीक है, इसकी तैयारी कैसे हो रही है, वहां के जो बावर्ची हैं वो खाना कैसे बना रहे हैं या अंगरक्षक हैं वो अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं, ये सारी खबरें जो हैं वो हमें भारतीय अखबारों में हर रोज मिलती थी। और जब जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का समाधान किया जाता है कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक जो है वो मूर्ति पर लगा दी जाए, उस समय भी अखबार जो है उनको ये बताया जाता है कि नाक का मसला हल हो गया है, मतलब मूर्ति पर ऐसी नाक लगाई गई है जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती। और इसमें जिस दिन महारानी
आती है, ठीक है। उस दिन के अखबारों में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी खबर नहीं छपती, कहीं कोई फीता नहीं काटा जाता, ठीक है। किसी तरह का स्वागत नहीं किया जाता और किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि की खबर अखबारों में नहीं छपती। तो ये क्या था, ये एक तरह से अखबारों व पत्रकारों का उस जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का, विरोध करने का तरीका था कि एक मूर्ति के लिए, ठीक है, एक मूर्ति पर नाक लगाने के लिए भारतीय व्यक्तियों में से एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगा देना किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद कहते हैं नेताओं की जिंदा नाक लगवाने की कोशिश की निंदा व विरोध जनता द्वारा किया जाता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अखबारों के द्वारा भी निभाई जाती है, क्योंकि उनमें किसी तरह का कोई भी जो है स्वागत की खबर जो है अखबारों में नहीं छपती और इससे हमारे नेताओं की जो गुलाम मानसिकता है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। अंत में लेखक जो है वो हमें किस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई है और इसके लिए मूर्तिकार जैसा व्यक्ति जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है फिर भी वो ऐसे अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है और भारतीय लोग जो गरीब है, मतलब एक जिंदा व्यक्ति ने अपनी कुर्बानी दे दी अपने परिवार के लिए, कह सकते हैं। क्योंकि उसे जो उससे पैसा मिलेगा उससे उसके परिवार वाले तो खुश रह पाएंगे। तो इस तरह से पूरा पाठ जो हम देखते हैं उसमें हमें क्या पता चलता है कि पूरा जो जॉर्ज पंचम की नाक ये एक व्यंग्य प्रधान रचना है जो कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है कि इतने सालों की आजादी के बाद भी क्या हम अपने आप को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कर पाए हैं। तो नाक को ही लेना, नाक शब्द को यहाँ उठाना, यह मुख्य रूप से इसीलिए लेखक ने इसका प्रयोग किया है कि नाक का प्रयोग हम मान सम्मान व इज्जत के लिए करते हैं और वही जब चली जाए तो कुछ भी नहीं रहता है। और यही जो है वो हमारे नेताओं पर भी व्यंग्य किया गया है कि वो अपनी कमजोरी को, अपनी लापरवाही को, कामचोरी को दिखाने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं कि कोई भी सरकारी काम जो है वो समय पर नहीं होता। जैसे इसमें आया था जब पता करने के लिए कहा जाता है कि ये नाक जो है, ये मूर्ति जो है किस पत्थर से बनी है, तो उस समय कहते हैं फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड जो है वो समय पर नहीं मिलता। ये व्यंग्य भी लेखक के द्वारा इसमें किया गया है। ओके, थैंक यू।